अफजाल, yes, yes. हाँ, You write a column. जी क्या जंग में? जंग अच्छा. काफी क्या- मुद्दत से जंग में लिख रहा हूँ। आप मैं- मतलब क्या वीकली? नहीं वीक में मेरे टू होते हैं। ओह अच्छा. हाँ. तो वैसे भी. हाँ तो ऐसे भी। और मैं लिखता भी जरा जानदार हूँ, मैं ये नहीं लिखता कि कीमतें महंगी हो गई हैं, ऐसे ऐसे जो ठोस चीज़ें हैं उनको रखता हूँ। हाँ। वो तो हैं ही, सारे मुल्कों में कीमतों का तो मसला है। हाँ। लेकिन मुझे होता है कि मैं रवायती जो फौजियों ने जो मैं लाइन दी है मैं उसके मुताबिक चलना लाजम नहीं है। मैं अपने माइंड से सोचता हूँ, अपने माइंड से ही लिखता हूँ और चीज़ों का जायज़ा लेता हूँ। और मुझे सच्ची बात है, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो मेरी तमन्ना है, इच्छा है, वो ये है कि अपनी ज़िंदगी में मैं पाकिस्तान इंडिया में कुर्बत देखूँ और इनमें फ्रेंडशिप देखूँ। और इस सिलसिले में बहुत मैंने लिखा भी है। मेरी बल्कि एक बुक आएगी जिसका नाम मैंने यही सोचा पाक हिंद, बल्कि माइंड में तो ये है, सच्ची मैं थोड़ा अभी झिझक रहा हूँ, पाक हिंद एकता या दोस्ती। एकता से मेरा मतलब है कि शुरुआत तो पहले ये हो कि हमें मिसअंडरस्टैंडिंग जो है दूर करनी चाहिए, जो नफरत वाली बातें उनको पहले पॉइंट आउट करके कैसे रिमूव करें, उसके बाद नॉर्मल हो इंसानों के, अच्छे दो इंसानों के साथ नॉर्मल के बाद आगे दोस्ती की बात चले। और जब अगला फेज आए तो दोस्ती आपस में म्यूचुअल बढ़े, फिर उसमें सार को भी शामिल कर लिया जाए। सार के यानी मेरे सामने यूरोपियन यूनियन का मॉडल भी है, तो इस तरह वो बढ़ते बढ़ते तो आगे इतना चली जाए। मेरा तो ख्वाब है कि यूएसआई की तरह हम बन जाए, यूएसए की तरह यूएसआई बन। वो तो खैर नस्लें दरकार हैं, लेकिन अभी जो मैं बेसिकली गांधीयन हूँ। महात्मा गांधी के बारे में मैं काफ़ी लिखता रहा हूँ। अच्छा। बल्कि उनके पोते राज आए थे यहाँ, अच्छा। तो उनसे भी मेरी सिटिंग हुई थी। तो राजमोहन जी, गांधी से मैं हमेशा इंस्पायर हुआ हूँ। और मैं सुभाष चंद्र जी के थोड़ा सा मुझे था कि वो मैं ज़रा मिलिटेंसी से थोड़ा सा हटके चलने वाला हूँ, तो मुझे थोड़ा सा वो ठीक है, उनका अपना व्यू पॉइंट है। गांधीयन लाइन करेक्ट है। उनकी लाइन भी मतलब उसमें थी कि भाई टांगा मत भिजांगा मत, या सीधे उंगलियों से नहीं घी निकलता तो टेढ़ी से ही। लेकिन मेरी बात जो है ना डगर हो, चूंकि मैं जीसस का और बुद्धा का भी चाहने वाला हूँ, तो इसलिए मेरी लाइन जो जरा इधर गई कि भाई वायलेंस के बगैर अचीव किया जाए। आप जैसे दोनों ही हमारे लिए ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं। बोस का भी बहुत मुकाम है, तो आप दोनों के कैसे देखते हैं? गांधी इज इन अ डिफरेंट लेवल जी। उनसे तो आपका तो कंपैरिजन नहीं, आपका तो ब्लड रिलेशन भी है, तो दैट डजंट मैटर। मैं तो सीधा बात आपका बोल रहा हूँ कि गांधी इज इन अ डिफरेंट लेवल। ठीक है। गांधी के बाद आप नेहरू हाँ, कहला सकते। जी जी। उसके बाद बोस, उसके बाद बोस, फिर पटेल को भी ले आए, फिर अमीन को भी। पटेल वाज नॉट इन द सेम लेवल, अच्छा, क्योंकि ही वाज बी लेवल। जी जी। ए लेवल में जी। आई वुड से कि बड़ी जोड़ आप मौलाना आजाद का यू कैन ब्रिंग, बट आई वुड स्टिल से he would be a little less than the top 3. Exactly. मेरा भी मौलाना के बारे में ये है। अच्छा, मौलाना से मुझे एक शिकायत और भी है। But I would say Maulana during the freedom movement was more important than Patel. ये तो है उस दौरान, because after all he was उस दौरान तो क्योंकि उसकी वजह थी ना, कितना साल प्रेसिडेंट था पार्टी का। उसकी वजह ये भी थी कि मुसलमानों से चूंकि इशू बन गए थे ना, तो फिर मुसलमानों में अगर कोई बंदा कांग्रेस को कोई था उनका, तो वो तो मौलाना ही थे। तो इस वास्ते पंडित जी भी और गांधी जी भी मौलाना को बुलाते थे, मौलाना को। लेकिन मौलाना से मुझे थोड़ी शिकायत है कि इंडियन ने इतनी उसको इज्जत दी, खास तौर पर हिंदू अवाम पब्लिक ने भी, और कांग्रेस का देखिए प्रेसिडेंट बनाए रखा, हालांकि उनका कम्युनिटी तो उतनी नहीं थी तादाद में। लेकिन कांग्रेस तो सेक्युलर पार्टी था ना, वो ठीक है, वो सब ठीक है। he was not the first. मैं अर्ज करता हूँ, मुझे सिर्फ ये है, वो जितने शब्द उर्दू के पर्शियन अरबी को इस्तेमाल करते थे, मेरी तमन्ना, मेरी आरज़ू होती थी, इच्छा थी कि वो हिंदी को भी यूज करते, मतलब वो हिंदू कम्युनिटी को अपना ये ज्यादा मेरी तमन्ना रही है, जो नहीं उन्होंने इतनी। मिसाल के तौर पे या दूसरे रेफरेंस देते हैं तो रामचंद्र जी के, कृष्णा महाराज के, और इस तरह की इनको भी उनको उतना ही बैलेंस करना चाहिए था। क्या इस पे आप? मैं तो रिलीजन के खिलाफ हूँ। हाँ, तो ये मेरे पास हिंदुइज्म बोलिए, इस्लाम बोलिए, मेरा कोई संबंध नहीं है। I have no relationship with religion. लेकिन देख लें, हम इंडिया के बापू ने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया,
उसमें देखें वो चीज़ें नहीं रखी हैं, कोई मजहब का तड़के नहीं लगाए, वो नहीं डाली चीज़ें। मैं इस पे डॉक्टर अम्बेडकर को ही नहीं, खुद गांधी जी को भी सल्यूट करता हूँ। लेकिन उसके अपोजिट आप देखिए, हमारे जितने 3 या बल्कि 4 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आए हैं, हमने मजहब को ऐसे घेता हुआ डाला हुआ है, खींच के उसमें नथी किया हुआ है। एक एक चीज, कोई आप कभी हमारा वो शब्द सुने ना, जो ओथ लेते हैं, तो वो आप कहेंगे कि ये ओथ है, ऐसे जैसे मजहब की खीर की हुई है उसमें, खींच के वर्ड। तो दोनों का कंपैरिजन आप करें, कैसा दिखता है? आप देखिए, जो सेक्युलरिज्म का जो बात चल रहा था कि हमारा जब हम आज़ाद होगा इंडिया, तब हमका नीति क्या होगा जी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। तो इस जो डिबेट चल रहा था कांग्रेस के बीच, जी, तब नेहरू का वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से उनका इच्छा था कि वेस्टर्न सेक्युलरिज्म हम अडॉप्ट करें, मतलब रिलीजन को कोई जगह नहीं रहे। जी, हाँ, जी। इंडिया पंडित जी तो क्लियर है इस मामले हाँ, में। तो वो उन्होंने खुद he did not believe in religion. जी। He was an atheist. जी, non-believer. अब अच्छा, लेकिन गांधी जी ने उनको कहा कि इंडिया में ऐसा नहीं चलेगा। सो हमारा डेफिनेशन जो होगा सेक्युलरिज्म का, इसका डेफिनेशन होना चाहिए कि टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स। सब रिलीजन एक, मतलब एक लेवल इम्पोर्टेंस, कोई ऊंचा कोई नीचा ऐसा नहीं कि ये इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं। इक्वल स्टेटस सब जी, रिलीजन बिल्कुल। का, लेकिन रिलीजन टॉलरेंस। सो डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म बन गया कि नो रिलीजन। नेहरू चाहते थे कि नो रिलीजन, लेकिन गांधी जी ने कहा कि ये इंडिया में नहीं चलेगा। So therefore, you have to accept religion. You give equal status to all religion, and 2 number tolerance of all religion. मतलब हिंदू इस्लाम को सम्मान करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, मुसलमान हिंदुइज्म का रिस्पेक्ट करेगा। दिस वाज द प्रैक्टिकल रूल। हाँ, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वही कहता है। तो अब का जो चल रहा है, तो उसको इंडिया के एक चैलेंज चल रहा है। इस पे टार्च मारे ना जरा, इस पे क्या है? तो अब ये उन लोग का जो आपको जिसका हुकूमत है, उन लोग का चिंता थोड़ा डिफरेंट है। तो वो कोशिश कर रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने के लिए। तो ये अब एक लड़ाई चलेगा। नहीं, मैं नहीं समझता वो एक डिबेटेबल इशू है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को, मेरा ख्याल है कि बीजेपी भी मैं नहीं को रखता कि वो खत्म कर सके या नहीं, खत्म करना मुश्किल है। हाँ, वो मैं समझता हूँ, लेकिन हिस्सा भी नहीं जो कर रहा है कि दे आर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उनका खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। आप जो भी कहिए, ये जो हमारा जो सेक्युलरिज्म का बात है, वो सेक्युलरिज्म नहीं मान रहा है। और गवर्नमेंट, अगर आप ऐसा कहिए कि गवर्नमेंट का मिनिस्टर या कोई ऑफिसर ये ऐसा जो नहीं कर रहा है, लेकिन उसका जो पार्टी का वो लोग कर रहा है, और गवर्नमेंट को चुप है इस बात पे। यहाँ मैं थोड़ा सा मैं कंपैरिजन करना चाहूंगा पाकिस्तान से। देखिए, मैं मानता हूँ हर जगह होते हैं लोग भड़काऊ। अब इसके बिलमुकाबला पाकिस्तान पे नजर डालें। हमारे देखिए, पाकिस्तान के और इंडिया के फर्क है ये कि पाकिस्तान ये डिसीजन लिया कि हम इस्लामिक स्टेट बनेगा। पाकिस्तान इज एन इस्लामिक स्टेट, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। नहीं, इस पे भी आ जाता हूँ। जिन्होंने पाकिस्तान बनते ही 11 अगस्त को तकरीर की, उसने कहा कि कुछ लेना देना, कोई सरोकार, कोई वास्ता, कोई फेमस वो स्पीच, वो जरा दबा के रखता है लोग ना। ठीक है, बात आपको मालूम है 11 अगस्त का स्पीच, मुझे मालूम है, लेकिन ये बात, और फिर इंटरनेशनली आप देखें, आप बड़े सिनेरियो में रहते हैं। आज की दुनिया में
इस तरह की तंगनाएं करना कि कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया जाए 96% मुस्लिम आबादी हो और वहां लिख दिया जाए कि कोई गैर नॉन मुस्लिम यहाँ का हेड ऑफ स्टेट नहीं बन सकता और यहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। इंडिया में आप मुझे वो बात नहीं बताएं चलेगी। या डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं? जी डिस्क्रिमिनेशन है। हाँ, अच्छा इसी तरह मैं बताऊं आपको, हमारे यहाँ प्रॉपर्टी के मामलात आते हैं तो उसमें जो ऐसे हमने जो आईडी फैमिली लॉज बनाए हुए हैं कि लड़की होगी तो आधा हिस्सा मिलेगा, मेल होगा, अखबार में मैंने देखा है इस बारे में, मेल होगा तो डबल होगा। मेरी बात सुनो, अब इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको यानी इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है इसको। एक आज कोई कोर्ट का ऑर्डर आज निकला आज का जी वो अखबार में, मतलब रिलेशनशिप में को हो तो उसमें कुछ आया, वो एक अलग सेपरेट इशू। मैं जो बात कर रहा हूँ वो जनरल ये कहा आज को ये डॉन में, जी जी डिप्राइविंग वुमेन ऑफ देयर इनहेरिटेंस जी इज अन इस्लामिक। ये शरीयत कोर्ट ने कहा कि वुमेन को इक्वल स्टेटस देना चाहिए। ये शरीयत कोर्ट देखें, ये तो जब से पाकिस्तान बना है, जब से 1961 से उसको कोशिश किया गया खत्म करने का, लेकिन आज तक हमारे यहाँ यही हाल चल रहा है कि उसको आधा होगा और इसको मान लिया गया है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको पूरी सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। तो मेरा मानना यह है कि ये सिर्फ बातें हैं, वो कहते हैं, मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में। मैं यहाँ फैमिली लॉज भी देखता रहा, उन पर काफ़ी काम किया है मैंने। बहुत सारी चीज़ों में साफ कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन है, ना सिर्फ विमेन के खिलाफ बल्कि नॉन मुस्लिम के खिलाफ। ना मैं तो वो तो इक्वल राइट नहीं है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, वो तो सच बात है। जी लेकिन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो ग्रेटनेस ये है, देखिए जब आप लेकिन अभी वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तभी भी ये लोग सब जगह नहीं कर रहे, कुछ जगह कर रहे हैं। देखिए हमारे जो अगर उसमें आए ना, तो हमारे यहाँ एक यहाँ तंजीम है जिसका नाम लेना भी खौफनाक है। वो कहते हैं, अभी आपने शायद वाकया सुना हो, एक पार्टीशन से पहले वो एक राज्यपाल थे या पब्लिशर प्रोफेसर थे, तो उनको एक शख्स ने छुरा मार के मार डाला। तो अभी एक तंजीम का वो हाई कोर्ट की बार में जाके कह रहा है कि आप अमल कराओ, जो ब्लास्फेमी वाले को मारने का नहीं होगा तो हमारे पास इलम दिन वाला छुरा मौजूद है, यानी हम खुद ले लेंगे। अब स्टेट उस पर कुछ भी नहीं, आप कहते हैं ना उधर स्टेट नहीं काबू करती, हमारे यहाँ उससे ज्यादा यानी नंगे होके हाई कोर्ट के अंदर खड़े होके बंदा कह रहा है कि हम छुरा रखते हैं, हम छुरे से काटेंगे और कोई उसको पूछने वाला नहीं। तो कंपैरिजन करें तो क्या ये जो आपने जो ये बात जिस बात कर रहे हैं, ये बात आपका पाकिस्तान का डोमेस्टिक इश्यू है। ये लड़ाई आपका अंदर में लड़ाई करना पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर में, क्योंकि ये इस बारे में इंडिया कुछ नहीं बोल सकता, बोलना चाहिए भी नहीं, क्योंकि ये इंटरनल बात है। इंटरनल इक्वली हमारा जो हम आपके टर्नल पे बहुत बोलते हैं। आज आपकी देखें शादी हुई, अब सब कोई बोल रहा था मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। ठीक है, दैट्स ऑल राइट, वो ठीक है, दैट इज ऑल राइट। बट लेकिन जब वो तो कहेगा, जिसका बोलना मतलब असली जो लड़ाई है, जो आपका वो लड़ाई करना पड़ेगा आप अंदर जाके, मतलब बाहर से। आज बहुत लोग करता है कि लंदन में बैठ के, अमेरिका में बैठ के बात करता ये इंडिया के बारे में। वो ऐसा भी है कि वो इंडियन सिटीजन नहीं है, उसका सिटीजनशिप अमेरिकन या ब्रिटिश, क्योंकि लेकिन वो कहता वो बड़ा बड़ा बात करता है इंडिया के बारे में। तो मैं जो कहता हूँ कि अगर आप इंडिया का नागरिक हो, मैं इंग्लैंड की नहीं, अच्छा मेरा बर्थ भी, ये तो बड़ी बात है, क्योंकि जो मैं 73 इयर्स मतलब फ्रॉम माय बर्थ, जी हाँ, मैं मेरा सिटीजनशिप इंडियन है और मैं बाहर ही रहता है वो ज़्यादा इन माय 73। ठीक है। हाँ, तो जो मैं सो मेरा एक हक है कि एज एन इंडियन मैं बात कर सकता, मैं लड़ाई कर सकता इंडिया में जाके, मैं करता भी हूँ। जी मैं तो अब कुछ आज तो दूसरा किस्म का एक फंक्शन था, लेकिन मैं प्रेस क्लब, हमारा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मैं बहुत दफ़ा वहाँ पे स्पीचेस दिया, और वहाँ पे मैं रियल स्पीचेस देता हूँ जो मैं बाहर में नहीं कहता। बाहर मैं सोचता हूँ कि कुछ बात अपना देश के बारे में
विदेश में नहीं बोलना चाहिए। तो अगर हमारा बोलना इच्छा है तो अंदर जाके, दिल्ली में जाके, अपने या कलकत्ता में जाके, अपने बॉम्बे में, अपने डर्टी क्लॉथ जो है वो अपने घर में धोने हाँ चाहिए। एग्जैक्टली। सो जो करना है वहाँ पे हम कन्फ्रंट करेगा। ये बाहर में बैठ के बात करना ये ठीक नहीं है। अच्छा, एक बात और मेरा मानना है कि जो अपनी खराबियां हैं अपने लोगों को ठीक करनी चाहिए, बजाय कि बाहर का आगे करें। एग्जैक्टली। अब पाकिस्तान की मुझे करनी चाहिए, वहां है तो उनको आपको करना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सो जिस लोग का सिटीजन है वो लोग का लड़ाई करना पड़ेगा। हाँ, बाहर के लोग करेंगे तो वो नेशनल वो इसमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है कि बाहर के लोग क्यों इंटरफियर कर रहे हैं, करना भी नहीं चाहिए। अच्छा, आप आज की बात में भी कश्मीर पे बात आ गई, चलते चलते फिर वहीं आ जाती है। हमारी स्टोरी 50 किलोमीटर से घूम के फिर कश्मीर। मुझे जब मैं स्टडी करता हूँ, रियलिटी में देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि कश्मीर तो एक डेड इशू है, कोई नॉन इशू हो चुका है। कोई उसकी देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में आज किसने क्वेश्चन भी आपको किया 370 के। अब देखो कोई भी कंट्री या सॉवरेन स्टेट है, उसका राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रखना चाहती है। दूसरे मुल्क को कोई उसमें इंटरफेरेंस करने का किसी को कोई राइट नहीं पहुंचता। तो इस पे इसको बुनियाद उन्होंने तो निकाल दिया। ये क्या दागम नहीं कि पहले इसको किया जाए। हम क्रिकेट पे जोर देते हैं, मैं मानता हूँ सब कुछ होना चाहिए, लेकिन एक तरतीब होती है ना, प्रायोरिटीज। तो सबसे पहले मैं फौरी अगर पूछा जाए तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि डिप्लोमेटिकली हमने जो लो स्टैंडर्ड पे गिरा दिया, बिल्कुल इसको कैसे किया जाए? ये तो आपका मालूम है ना, 2019 में जी हाँ, वो जब कश्मीर में जो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ, हटा दिया, उस वक्त विड्रॉल ऑफ विड्रॉ करने से वो वापस आ जाएगा। नो मतलब हाँ। सो पाकिस्तान नाराज होके कहा कि इंडियन हाई कमिश्नर जाओ, ये तो वापस जाओ। ऐसा तो ऐसा तो उस जंग में भी नहीं हुआ। नहीं हुआ। और तब जब पाकिस्तान कहा तो इंडिया भी कहा पाकिस्तान हाई कमिश्नर जाओ, हट जाओ। हाँ, तो ऐसे ही अब चल रहा है। देखिए आप तो 6 साल हो। बिलाशुबा गेम क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन बिजनेस उससे ज्यादा जरूरी है। देखिए हमारे कितने More बीमार थे जो वहां जाते थे ऑपरेशन करवाने के लिए, वो इंडिया में, और बड़ी उनको दवाइयां पाकिस्तान से कहीं बेहतर एग्जैक्टली। तो वो भी तो मेरे ख्याल से, मैं आज वो बोलने को भूल गया, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए सब कोई का वीजा देना चाहिए। जो जहां भी, अगर आप पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, कितना लोग अब थोड़ा शायद कम हो गया, लेकिन एक जमाना में तो 100 लोग जाता था ट्रीटमेंट के लिए वहाँ। और बांग्लादेश का सब लोग इंडिया में आता था। ये अब थोड़ा गड़बड़ हो गया अभी, लेकिन उससे पहले हजारों लोग तो बांग्लादेशी ट्रीटमेंट के लिए कलकत्ता आता था। जी। तो ये अच्छा, जो बांग्लादेश के बारे में जिक्र किया, थोड़ा मैं चलते हुए भी मालूम करूं, आप किस तरह देखते हैं जो कुछ हुआ? क्योंकि मैं तो वो उसकी गलतियां तो मानता हूं शेख हसीना साहबा की, जो उन्होंने किया था, ज्यादतियां थी, लेकिन जो उसके रिएक्शन में हुआ वो उससे भी बदतर है। जो आज की सिचुएशन को हम किस तरह अच्छा कह सकते हैं? हाँ, वो बांग्लादेश में स्टेबल सिचुएशन नहीं है। देखिए ना, वो कोई इलेक्शन नहीं हुए, ये लोग किसके नुमाइंदगी कर रहे हैं जो बैठे हुए? ये तो कोई बात ना हो, या तो इलेक्शन करवाते, फिर भी उनकी कोई उनकी क्रेडिबिलिटी बनती को 1 साल लगेगा। वो ठीक है, मकसद ये कि जहां लेके जा रहे हैं कंट्री को, मेरा तो ख्याल है कि ये डाउन, आप चूंकि बंगाल से आप तो खुद नहीं, मैं फॉलो कर रहा हूँ, उतना रेगुलरली फॉलो नहीं कर सकता, लेकिन एक बात, ये जो आपका जो मोहम्मद यूनुस जी, उन्होंने वो आई वुड से शरीफ आदमी है, और शराफत से घूमते थे। नहीं, और लिखा पढ़ा आदमी, अच्छा, इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, मशहूर इकोनॉमिस्ट इंडिया की मुखाफत के माने। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यही प्रॉब्लम है। और जो दूसरा बात है, लोग कहता है कि ही मे बी लाइक डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर, मतलब चीफ एडवाइजर कहता है, बट ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव। तो उनका हाथ में उतना पावर नहीं है, और 5 आदमी का हाथ में पावर है। वहाँ भी आर्मी का रोल है,
तो इसीलिए जितना एक बात मानना ही पड़ेगा कि उतना आसान नहीं है ये जो इकोनॉमी का टर्न अराउंड करने कोई उतना आसान नहीं है। वो बांग्लादेश का इकोनॉमी थोड़ा गिर गया था। हाँ, गिर गया इसलिए कि वो कोविड के वक्त वो सबको ये उसमें प्रॉब्लम हुआ था, तो बांग्लादेश के एक्सपोर्ट कम हो गया था। उसका जो एक्सपोर्ट है वही सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, उसके इकोनॉमी उससे ही चलता है। तो जब कम हो गया तब कोविड के बाद में भी वो उतना तक बढ़ा नहीं, इसीलिए वहाँ पे लोगों का नौकरी चाहिए। तो अगर किसी का नौकरी नहीं है तो नाराजगी हो जाती है। सारे इश्यूज हैं हमारे साउथ एशिया के, हमारे वहाँ भी तो इसीलिए तो he cannot turn it around so easily। मैं वापस आना चाहूँगा कि मोदी गवर्नमेंट जिस तरह इंडिया के लिए ऐसे लगता है जैसे मोदी एक इंटरनेशनल लीडर के तौर पे उभरा है, या जैसे ऐसे लगता है जैसे वो काफ़ी देखे ना, मुझे बड़ा दिलचस्प लगता है जब वो गया था यूक्रेन इशू पे रशिया, बाइडेन ने बड़ा गुस्सा किया था, लेकिन अब वो पॉलिसी खुद जो ट्रम्प आया उसने, मतलब मैं आपका सुनना चाहता हूँ कि कैसा दिखता है ये इस वक्त। नहीं, वो तो इस वक्त मोदी की क़यादत का इंडिया कैसा दिखता है? मोदी का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इंटरनेशनल स्टेज में उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। मोदी का रशिया जाने का कारण था है वो रहेगा, रशिया के साथ संबंध रिलेशन है, हिस्टोरिकल है, वो तो रखना पड़ेगा। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, रशिया से इंडिया को पूरा ज़्यादा से ज़्यादा आर्म्स मिलता ना, पूरा हमारा जो डिफेंस सप्लाईज है, डिफेंस सप्लाईज 46% रशिया से आता है। तो हमारा एक डिपेंडेंस है रशिया को, रशिया के साथ हमारा दोस्ती रखना पड़ेगा। तो वो अमेरिका जो भी कहा वो हमारा तो मानने का कोई जगह ही नहीं है। हाँ, तो बट मोदी का इंटरनेशनल स्टेज में उसका कोई इंडिया के लिए कैसा रोल कुछ नहीं है। इंडिया में उसकी क्या देखते हैं, उसकी गवर्नमेंट? इंडिया में देखिए उसका तो थोड़ा कम हो गया, पॉपुलैरिटी कम हो गया। लास्ट इलेक्शन तो जीता नहीं ना, मेजॉरिटी नहीं मिला। हाँ, लेकिन कोलिशन आसानी से बनाया है, लेकिन देखिए कोलिशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। और इकोनॉमी का हालत बहुत ही खराब है इंडिया के स्टैंडर्ड में। ये ऐसा नहीं कि आपका जैसा मनमोहन सिंह के टाइम में इकोनॉमी एकदम ऊंचा था, उतना वैसा सिचुएशन नहीं है। मुश्किल से वीजा मिलता ना लोगों का। तो इस हालात में तो हम मिलके दुबई में जाके कॉन्सर्ट करेगा, तब टेलीविजन में सब देखेगा, इंडिया में भी देखेगा, ये पाकिस्तान में भी। अभी मैचेस दुबई में देखे, व्हाई नॉट। हाँ, तो सभी हो सकता, लेकिन ये उसमें गवर्नमेंट रोक भी नहीं सकेगा। मतलब आपका दुबई जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इंडिया से दुबई जाने का प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा जी, मैं बताऊं, मैं दुबई जाता रहता हूं, मेरे वहाँ दोस्त है, मैं गया तो एक घर में नहीं, एक कमरे में हिंदू और मुसलमान यानी पाकिस्तानी एक कमरे में रहे थे, इंडियन और मजहब होने के बावजूद। मैंने कहा वे तुम्हारे फादर लीडर ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, तुम लोग इकट्ठे क्यों रह रहे हो? तो वो कहने लगे नहीं, यहाँ तो मेरे परिवार की तरह है, फैमिली की तरह है। तो लोगों में तो ऐसा नहीं है, ये लीडरों में कुछ शायद नफरत डाली हुई है, आम जनता में तो ऐसा नहीं। सो अब लेट्स सी, थोड़ा वक्त लगेगा। मैं आपका बहुत थैंकफुल